अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, आज खान साहब ने रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और बड़ा ही धुआंधार खिताब किया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। सबसे पहले जो हॉट टॉपिक है ना, वो आपको दिखा देते हैं, बल्कि अपने देखने वालों को भी दिखा देते हैं कि खान साहब ने एजेंसीज के बारे में आज क्या कहा है। टेलीफोन टैप करके पता चला जनाब इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है। जब वो प्राइम मिनिस्टर था, घर के फोन टैप कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, कभी इनको पकड़ लेते हैं सोशल मीडिया को लोगों की, जी तुमने ये क्या कह दिया, लोगों को टेलीफोन कर करके धमकियां देते हैं। यही नहीं, जेआईटी का भी उन्होंने मुतालबा किया कि मैं इरादा रखता हूँ, अदालत जाने का भी इरादा रखता हूँ। ये खान साहब को सारे इरादे जो पुख्ता हो रहे हैं उनके 4 सालों बाद ही मालूम हुआ है कि कौन टैप करता है, कैसे टैप करता है। नहीं, खान साहब तो यकीन रखते थे कि टैपिंग होनी चाहिए। आपको पता है, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मेरा ख्याल है मंसूर को, और उनसे ये कहा था, उन्होंने पूछा था कि तो ये जो एजेंसियां टैप करती हैं तो आपका क्या उससे मौक़िफ़ है। और तो इन्होंने तो डिफेंड किया था, इन्होंने कहा था वो तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है और ये होना तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जो टैप करते हैं इससे पता चलता है करप्शन कहाँ है और करप्शन नहीं है। इस किस्म की कोई बात की थी तो उन्होंने तो इसकी, जैसे कि आपने भी कहा था कि टैब होना चाहिए, कोई मसला नहीं है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसका भी पता चल जाता है और भी सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। लेकिन खान साहब मुकरे नहीं अपनी बात से। उन्होंने कहा लीक होना मसला है, लीक होने पे वो सीख पा हुए हैं, ऑडियो टैप करने पे इतने ज़्यादा शायद वो गुस्सा नहीं वो देखिए ना, 2-3 बातें कर रहे हैं एक ही वक्त। एक तो ये कह रहे थे इस वीडियो में कि जी टैपिंग जो है वो सही है, होनी चाहिए। उसके बाद जब उनकी अपनी वीडियोस और ऑडियोज़ निकलनी शुरू हुई तो उन्होंने कहा ये फ़ेक है, या ये डॉक्टर्ड है, या ये मरीम नवाज़ निकाल रही है। तो उस वक्त तो इन्होंने एजेंसियों की तरफ तो इशारा नहीं किया, उन्होंने मरीम नवाज़ का इशारा किया। साथ ही उन्होंने फिर एक अदालत में पिटीशन कर दी कि जी एक जेआईटी बननी चाहिए और देखना चाहिए एजेंसियां क्यों टैप कर रही हैं। तो एक तरफ वो कहते हैं एजेंसियों को टैप करना चाहिए, दूसरी तरफ वो अदालत के पास जा रहे हैं कि एजेंसियों को रोका जाए और उनसे पूछा जाए ये क्यों टैप कर रहे हैं। फिर एक और जगह पे वो ये कह रहे हैं कि ये तो मरीम नवाज़ जो है वो ये जाली वीडियो टेप्स जो है मेरे बारे में बना के डॉक्टर करके निकाल रही हैं। और अब एक और भी नया लेटेस्ट उन्होंने ये किया है कि अपने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से उन्होंने एक वीडियो बनवाई है जिसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि डॉक्टरिंग कैसे की जाती है, आवाज़ कैसे तब्दील की जाती है या रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। अब बात यह है कि खान साहब जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी का मुहावरा, ही वांट्स टू हैव हिज केक एंड ईट इट टू। अब वो आवाम जो आगे है वो जो ये कहेंगे वो यकीन करते हैं। और जब वो कहते थे कि एजेंसी का हक है टेप करना, तो वो कहते थे बिल्कुल ठीक है। जब वो कहते हैं कि इनके ख़िलाफ़ जेआईटी बननी चाहिए और पता करना चाहिए कि ये कौन है, ये क्यों कर रहे हैं, ये होते कौन है ये करने वाले, तो आवाम कहती है बिल्कुल ठीक है। जब वो कहते हैं ये मरीम ने की है, तो आवाम कहती है बिल्कुल ठीक है। तो खान साहब जो मर्ज़ी कह लें, बादशाह हैं, जंगल के बादशाह, जंगल का बादशाह ही होता है और जंगल बाहर है। अनफॉर्चुनेटली वो जंगल में गीदड़ हैं ज़्यादातर, शेर शूर नहीं है, शेर तो खान साहब ही है। तो अब बात यह है कि ये सब एक पूरा एक तरीके से एक झूठ बोला जाता है और उसमें फिर अपना मौक़िफ़ जो है वो हर वक्त बदल के पेश किया जाता है। ये पुराना टैक्टिक है खान साहब का। और इस स्पीच के अंदर उन्होंने और भी बहुत से झूठ बोले और भी बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि अगर आप चाहें तो डिस्कस करना चाहें वो भी दिखाएं क्लिप्स। उन्होंने चोरों डाकुओं का जिक्र किया है, उन्होंने कहा भाग के चले गए। अच्छा, अब वो चोरों डाकू भाग के चले गए। बात यह है कि एक चोर, कोट अनकोट चोर जिसको ये कहते हैं, उनको तो अदालत ने जाने दिया। वो उस वक़्त खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, नैब इनके पास थी, नैब ने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं है, इनके डॉक्टरों ने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं है। अब ये कैसे घूम के ये कह सकते हैं कि वो भाग गए? आपने तो भगाया था यहाँ से, आपने तो कहा था जाओ 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 जाओ। तो पहली बात। दूसरी बात ये है मरीम नवाज़ शरीफ को आपने 2 साल 3 साल आपने अदालतों के चक्कर लगवाए और आखिर में आके वही अदालतों ने हाई कोर्ट ले उनको बरी कर दिया और कहा ये नाजायज़ था। यही तो आज नवाज़ शरीफ रो रहे हैं ना कि जब ये खान साहब थे और ये रियासत के इदारे इस्तेमाल कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, तो उस वक़्त इस किस्म के फ़ैसले आ रहे थे। तो वो भागे तो नहीं हैं, वो तो आपने अदालत ने उनको पासपोर्ट दिया है और वो चली गई हैं। और याद रहे कि जब ये पहले भी इनको इजाज़त मिली थी बाप बेटी को,
जब इनकी मरियम की वालदा बीमार बिल्कुल, थी, कुलसूम नवाज साहिबा। तो उस वक्त वो अपने डेथ बेड पे थे और इन्होंने इलेक्शंस में नवाज शरीफ को रोकने के लिए इन्होंने ये इनकी कन्विक्शन अनाउंस करके कर दी और वो नवाज शरीफ छोड़ के सारे वापस आ गए थे जेल लेने के लिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा था ये एक हफ्ता डिले कर दे। हाँ, मगर नहीं किया इन्होंने। तो बात ये सब कुछ तो खान साहब के ज़माने में हुआ है। तो आज कैसे कह रहे हैं ये भाग गए? अलबत्ता भागने वाले जो थे वो कौन है? भागने वाले कुछ इनके दोस्त यार सहाफ़ी हैं जो उनको अब फिक्र है कि उनके पूछ होगी कि वो किस किस्म की खबरें चलाते रहे हैं। हमारी बरादरी से हैं। हमारी बरादरी से हैं। दूसरी चीज़ ये कि उसमें वो साहब भी हैं जिसके ऊपर अब पूरी इंक्वायरी शुरू हो रही है, जिन्होंने पूरी एक अकाउंटेबिलिटी सेल बनाया हुआ था। क्या नाम है उनका? शहजाद अकबर साहब, वही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो भाग गए हैं ना। उनके ऊपर ही इल्ज़ाम है ना कि उन्होंने एक डील की थी जिसके ज़रिए कैबिनेट के मुंह बंद कर दिया था, उनको दिखाया भी नहीं था वो डील, वो सील कर दी गई थी इमरान खान के कहने के ऊपर, जिसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हर किस्म की बातें आप बाहर निकलेंगी। भागने वालों में से तो वो हैं, वो भागे हैं यहाँ से, तो उनको किसी ने भगाया नहीं, वो कि उनको तो पकड़ने वाले थे तो वो भाग गए हैं। तो अब बात यह है कि खान साहब बिल्कुल चुन के झूठ बोलते हैं। अगर हकीकत उनके सामने रखी जाए और उनके साथियों के सामने रखी जाए फरवा, तो कोई डिनाई नहीं कुछ कर सकता। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली आजकल के माहौल के अंदर दो साइड्स हैं। एक साइड दूसरे की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी साइड पहले की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क इतना सीरियसली डिवाइडेड है कि हकीकत, फैक्ट्स, ट्रूथ, ये सब जो है इनकी कोई अहमियत नहीं रही। और मुझे फ़िक्र है कि ये पता नहीं कहाँ जाके ये बात रुकेगी कि कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब हर रोज़ नजर आते हैं, झूठ बोलते हैं और लोग सुनने के लिए तैयार हैं। तो अब आगे देखिए क्या होता है। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। अच्छा सेठी साहब, एक और बड़ी दिलचस्प खान साहब ने इसी खिताब में बात की थी। उन्होंने इशारतन कहा है कि अब आपसे मुलाकात होगी मार्च में, वो लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च, कोई भी नाम दे दें, जिहाद दे दें उसे नाम। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये खान साहब का आखिरी जलसा था, आखिरी खिताब था वाकई लॉन्ग मार्च की, क्योंकि उनके बकौल तैयारी मुकम्मल हो चुकी हुई है? देखिए, उन्होंने यही कहा कि अब तैयारी पूरी है और मैं आखिरी स्टेज पे आ गया हूँ। वो दरअसल अपना उनका पुराना डिमांड है कि मार्च से पहले इलेक्शन हो जाए और यही मुज़ाकरात थे जो फेल हो गए, जो कि आरिफ अलवी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके के साथ पीडीएम के साथ एस्टैब्लिशमेंट के ज़रिए हो जाए, मगर एस्टैब्लिशमेंट तो कोई रोल अदा नहीं करना चाह रही। वो कहते हम तो न्यूट्रल हैं, आप लोगों ने करना करें, नहीं था। तो यहाँ आके बात रुक गई है। अब खान साहब धमकियों पे धमकियाँ दे रहे हैं और दिलचस्प सबसे बात यह है कि अब मेरा ख्याल है कि खान साहब की धमकियाँ जो हैं वो अदालतों में उनको उस तरीके से वो रवैया जो लाडले का रवैया था वो रवैया अब नहीं मिलेगा उनको। उसकी वजह दो हैं। आपको पता है कि खान साहब ने एक पिटिशन की हुई है कि जी ये जलसा करना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल है अगले 2-3 दिन में, और ये जलसा करना चाह रहे हैं और वहाँ उन्होंने सेक्शन 144 लगा दिया, दफ़ा 144। ऐसे ही है ना, बिल्कुल, जिसके तहत 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे एक जगह पे। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है, ये तो आम है हमारी तारीख़ के अंदर कि जब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नज़र आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके पास सेक्शन 144 की इजाज़त है। और आज तक ये हुआ नहीं है कि 144 लगा हो और किसी ने उड़ा दिया हो उसको किसी अदालत में। तो ये तो पहुंच गए थे वहाँ अदालत में। अच्छा, तो वहाँ आज मतलब है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फिर एक ज़बरदस्त फ़ैसला दिया है। वो कहते हैं जी पहली बात तो ये कि ये ह्यूमन राइट्स की कहाँ से बात बन गई, ये कोई साथ किसी के इंडिविजुअल की तो बात नहीं है, ये तो एक सियासी जमात है और सियासी जमात एक सियासी जलसा करना चाह रही है जिसके, और वहाँ इशारा यही है कि जिसके अंदर तशद्दुद भी हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। और जज साहब ने फिर इनको याद दिलाया कि आपको याद है कि जब फैज़ाबाद का धरना हुआ था तो अदालत का क्या फ़ैसला था कि ये आगे नहीं जाएंगे, और फिर जब 25 मई का फ़ैसला था अदालत ने कहा था आप वहाँ डी चौक से आगे नहीं जाएंगे, आप डी चौक से पीछे रहेंगे, और आपने वो भी वायलेट किया, आपको वहाँ भी हमने छोड़ दिया, हालांकि कंटेम्प्ट की पिटीशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने लाडला करके छोड़ दिए। तो फैसले तो हैं, और अब आप कह रहे हैं कि आप फिर जाना चाह रहे हैं और वहाँ 144 लगा हुआ है, तो आपकी पिटीशन को मैं रिजेक्ट करता हूँ। आप मेहरबानी करें, आप वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ 144 लगा हुआ है और वो लगा रहेगा।
एंड सो ऑन। तो अब खान साहब को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप ये जाते हैं इस्लामाबाद तो एक कानून की भी वायलेशन होगी, क्योंकि अदालत की तरफ से तो पैगाम आ गया है और अब एडमिनिस्ट्रेशन को खुली छुट्टी मिल गई है कि वो 144 को इम्प्लीमेंट करे और अगर कोई तोड़ता है तो पूरी कानून की कार्रवाई की जाए, और उस कानून की कार्रवाई के लिए पुलिस, रेंजर सबको बुला सकते हैं वो। तो अब ये देखना ये है कि खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं कि अब एक कानून की ओपन वायलेशन करनी है तो फिर भुगतना है उसके साथ, उसके बाद क्या होता है ये भी एक धमकी है, क्योंकि वो मैंने जब हमेशा से आपसे कहा कि वो टॉक फाइट का इशू चल रहा है, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं जाऊंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे अभी इलेक्शन चाहिए, फिर कह रहे हैं कि मार्च तक इलेक्शन दें, फिर कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी, फिर कहते हैं कि एक्सटेंशन दे दें मार्च तक। तो ये हर रोज़ कोई ना कोई नया ड्रामा कर रहे हैं, किसी तरीके के साथ ये ब्रेक थ्रू हो जाए और ये पहुंच जाए ऐसी जगह पे जहां इस्टेब्लिशमेंट इनका साथ दे। और मगर अब तो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट ने क्या इनका साथ देना है, जुडिशरी इनका साथ देना, उससे भी परहेज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको नज़र आ रहा है कि ये तो बहुत बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ये बहुत बड़ी अब रिस्क लेने जा रहे हैं और इससे इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए मुल्क का नुकसान तो हो रहा है ना डिस्टेबलाइजेशन के साथ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं आर्मी चीफ ने क्या कही बात, मगर अब सो मेरा ख्याल है यहाँ तक ये बात पहुँची है। अच्छा सेठी साहब, उन्होंने आपके और मेरी फील्ड से मुताल्लिक भी बात की। उन्होंने कुछ प्रोमिनेंट नाम लेके कहा कि वो मुल्क से बाहर चले गए, वो सहाफ़ी जो मुल्क के बड़े नाम है वो बाहर चले गए, और मेरे दौर में कभी भी कोई मीडिया चैनल बंद नहीं हुआ, किसी भी सहाफ़ी को ऑफर नहीं किया गया। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया। आप भी इनके साथ एग्री करते हैं कि उनके दौर में कभी कोई कदम नहीं लगी, किसी सहाफ़ी का मुंह नहीं बंद किया गया? अल्लाह मियाँ मेरे गुनाह माफ़ कर दे। इमरान खान के ज़माने में जितनी रिप्रेशन और क्रैकडाउन मीडिया के ऊपर हुई है, मैंने अपनी 40 साल की सहाफ़त में इतना बुरा वक्त नहीं देखा। अब मैं कहाँ शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, जो मैं छोड़ दूँगा वो आप यार ऐड कर दीजिएगा। बात यह है कि इनके ज़माने में तो लोग उठाए गए। मैं अब नाम लेने शुरू करूँ? नहीं, थोड़ा सा हम इसके लेट इट कीप इट कूल। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है नाम लेने चाहिए, बिकॉज ये तो एक चलिए अगर खान साहब ले सकते हैं तो आप भी ले लेना। हाँ, खान साहब ने बहुत अपने चहेते सहाफ़ियों के नाम लिए जो भाग गए यहाँ से। उन्हें भागने की क्या ज़रूरत थी? खान साहब के ज़माने में कोई भी भागा नहीं यहाँ से। खान साहब के ज़माने में जो तशद्दुद हुआ, लोगों ने बैठ के उसका सामना किया, और इनके सहाफ़ी जो हैं वो भाग गए हैं क्योंकि वो सामना नहीं कर सके किसी का। हालांकि उनको कुछ फ़िक्र किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए था, किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए था, उनको कोई नहीं, किसी ने हाथ नहीं लगाना था। बहरहाल ये उनका फ़ैसला है। हमारे ज़माने में जब हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा था तो मैं नाम लेना शुरू करूं अबसार आलम से, जिनको गोली मारी गई, हामिद मीर साहब को, जिनके बहुत उनके ऊपर भी बहुत कुछ हुआ, सबको पता ही है। और उसके बाद मतीउल्लाह जान डिसअपेयर कर गए। मैं किस किस का नाम लूँ? असद अली तूर के साथ क्या हुआ, उनकी पिटाई भी हुई, डिसअपेयर भी हो गए, फिर घर भी ब्रेक किया गया। तो मतलब है कि और भी बहुत कुछ है। हमारी टीवी चैनल बंद कर दी गई बिकॉज मेरे साथ उनको प्रॉब्लम था, तो 2 दफ़ा बंद कर दी गई, और पैमरा के नोटिस पर नोटिस आने शुरू हो गए, और इसी तरीके के साथ और भी हैं। जियो के साथ क्या नहीं हुआ, मीर शकील रहमान साहब को 9 महीने जेल में रखा उनको सबक सिखाने के लिए। तो ये जब तारीख़ लिखी जाएगी तो लोग भूलेंगे नहीं इस चीज़ को। इमरान खान साहब के ज़माने में जो कानून ये पैमरा ने और जो वो दूसरे कानून जो आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कानून जो इन्होंने बनाए, ऐसे ड्रैकोनियन किस्म के कानून इन्होंने बनाए कि सारे ऑर्डिनेंसेस थे। और वो अब मतलब है कि ये खान साहब किस मुंह से ये झूठ बोलते हैं, और इनके साथी जो हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो किस किस्म की सोच रखते हैं कि वो हर बात इनकी वो गोली लेके वो पी जाते हैं। मतलब इट्स शॉकिंग। और खान साहब आज मीडिया फ्रीडम की बात कर रहे हैं, कमाल हो गया है। खान साहब के ज़माने में मतलब है कि अल्लाह ही रहम करे वो ज़माने वापस आएँ, मगर हम में से कोई भागा नहीं। हमने यहाँ बैठ के इनका ऑपोजिशन की, इनकी तनकीद की, और आज भी वही सिचुएशन है। तो ये 2 सहाफ़ियों के नाम लेना, और फिर आज ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो एक ज़माने में इनकी तारीफ़ करते थे बहुत, और ये कंटेनर पे खड़े होके कहते थे कि इनसे बेहतर सहाफ़ी कोई नहीं है। आज वही सहाफ़ी, उन्होंने भी जैसे कहते हैं ना लाइट देख ली है, रोशनी देख ली है उनके। अब आप कभी सुने तो सही उनके वीलॉग्स,
वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं खान साहब के बारे में कि खान साहब को बड़ी तकलीफ़ होती होगी, मगर मैं समझता हूँ उनको मैं दाद देता हूँ कि वो अपनी तस्लीम तो उन्होंने किया कि उनसे गलती हो गई कि उन्होंने खान साहब को सपोर्ट किया। अब उन्होंने देख लिया है खान साहब का क्या असली शेप है और खान साहब व्हाट डज ही अमाउंट टू, और वो खुली आम बात कर रहे हैं और वो हर रोज़ कहते हैं आप पढ़ना तो पढ़ लो, कुछ करना ही तो कर ला साढ़े नाल। हाँ, और ये वो लोग हैं जिन्होंने जिनको खान साहब गाने गीत गाते थे, और आज वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। उन्होंने कोई पैसे तो नहीं खाए, हमने कोई पैसे तो नहीं खाए थे उस वक़्त या अब, हमारा तो एक ही मौक़िफ़ रहा है। और आज वो इस्टेब्लिशमेंट जो कि इनको लेके आई, बनाया, खड़ा किया, और वो जुडिशरी जो इनको सपोर्ट करती रही, उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि दिस मैन इज़ अ वेरी डेंजरस मेगलोमेनियक, और मुल्क के लिए बहुत ख़तरे हैं इनके साथ। लेकिन एक चीज़ जो मुमासलत रखती है वो ये है कि खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो उनके बयान मुख्तलिफ थे, और अब जब वो इक़्तिदार में नहीं है तो भी वो हामी हैं मीडिया के, चाहे कुछ ही नाम सही। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक से फिर वापसी पर होगी मज़ीद बात। वेलकम बैक। सिपा सलार की बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले जो है वो पासिंग आउट परेड से खिताब किया था, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मुसल्लह अफवाज अवाम के साथ मिलकर किसी मुल्क, गिरोह या फोर्स को पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देंगे। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब, किसको कह रहे हैं कि गैर मुस्तहकम? देखिए, इस वक्त जो मुल्क है वो तो एक ही दुश्मन मुल्क है, वही आपको डिस्टेबलाइज कर रहा है इंडिया। मगर अब ग्रुप के अंदर 2-3 ग्रुप्स बन सकते हैं, और फोर्स के अंदर भी एक ग्रुप तो टीटीपी है, और मुल्क भी अफ़गानिस्तान है, तो ये टीटीपी और अफ़गानिस्तान को भी ये कवर करता है टेररिज्म, क्योंकि उसका बराह रास्त उन्होंने हवाला भी दिया है कि हम टेररिज्म को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ग्रुप के अंदर खान साहब भी आ जाते हैं, पीटीआई भी आ जाती है, फोर्स के अंदर भी खान साहब और पीटीआई आ जाते हैं। नून लीग किसी खाते में नहीं आ रही यहाँ, नून लीग की तो हुकूमत है और वो तो स्टेबलाइजेशन कर रही है, और आर्मी चीफ का ये कहना है कि हम डिस्टेबलाइज नहीं करने देंगे। बिल्कुल, सियासी और मौशी दोनों तो। हाँ, और उनका पहले से ये मौक़िफ़ रहा है कि अब मईशत जो है उसको सेंटर स्टेज पे लाना है, और किसी किस्म की सियासत जो कि मईशत को डिस्टेबलाइज़ करती है उसकी इजाज़त नहीं वो देंगे, उसको कॉम्बैट करेंगे। बिकॉज़ अगर इकॉनमी ना रही तो मुल्क नहीं रहेगा ना, वो फ़ारग हो जाएगा सारा मुल्क। तो इसलिए ज़ाहिर है कंसर्न तो है। तो ये उनका बड़ा वाज़ेह तौर पे ये इशू, ये उन्होंने बात कही है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये फेक न्यूज़ और गॉसिप जो है उसको आप मत उसकी तरफ मत, हाँ ना, मत तवज्जो दें। ये मुल्क में ये चलता है, ये गॉसिप है। अब गॉसिप 2-3 किस्म की है। एक उनके बारे में है, ज़ाहिर है बहुत गॉसिप है उनके बारे में, और वो यही है जी एक्सटेंशन लेंगे नहीं लेंगे, ये होगा वो होगा, और उन्होंने हालांकि वाज़ेह कर दिया कि मैंने नहीं लेनी एक्सटेंशन, फिर भी लोग लगे हुए हैं, अभी भी बातें चल रही हैं। ये नहीं होना चाहिए, कह दिया, ख़त्म करें बात को। आगे आइए आप कि जी दूसरी पॉलिटिकल रैंगलिंग जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल रैंगलिंग मतलब है सियासी तौर पे कशमकश और लेन देन। अब वो तो हो ही रही है, आपने देखा ही है। उधर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आप आएंगे तो मैं सीधा कर दूंगा आपको, वो कह रहे हैं हम पुलिस भेज रहे हैं आपको गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है ना, तो ये पॉलिटिकल रैंगलिंग हो रही है, और यहाँ पंजाब के अंदर भी पॉलिटिकल रैंगलिंग हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग भी यही होती है। तो वो कह रहे हैं ये सब चीज़ें जो है ना दे लीड टू डिस्टेबलाइजेशन। सो ज़ाहिर है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बयान दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने अपने कैडेट्स को ये भी कहा है कि रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। हालांकि तारीख़ इस्टेब्लिशमेंट की यही है कि उन्होंने ख़ास रिस्पेक्ट नहीं की डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशंस की, मगर अच्छी बात है कि कैडेट्स को ये सिखाया जा रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि चीफ़ ने जाके ये बात कही है। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट स्टेटमेंट। अब सवाल ये है कि ये जिसकी तरफ पैगाम है क्या वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, या समझेंगे कि नहीं। देखिए, तालिबान तो ना सुनेंगे ना समझेंगे, इंडिया ना सुनेगा ना समझेगा। अब खान साहब की बात आई, क्या खान साहब सुनेंगे समझेंगे और क्या करेंगे? मेरा ख्याल समझ तो उनको आ रही है, इसीलिए अभी तक लॉन्ग मार्च की डेट नहीं अनाउंस हुई, और अभी तक ये मामला चल रहा है। एक ही स्पीच, हर जगह पे वो एक ही बात करते हैं, वो बोर हो गए लोग, वही बातें सुन सुन के। मगर खान साहब जो है ना, उनका फ़लसफ़ा यही है, झूठ को 10 दफ़ा बोलो सच बन जाता है। ठीक है। तो ये पुराना फाशिस्ट तरीका है। बहरहाल ठीक है, ही इज़ अ पॉपुलिस्ट लीडर, कल्ट है उनका, ठीक है। मुझे बड़े लोग कहते हैं फरवा कि एक तरफ
कल्ट है और इमरान खान साहब का, लोग उनके साथ हैं, जो मर्ज़ी आप उनके बारे में कह दें लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शरीफ और जरदारी, भुट्टो और जरदारी हैं। तो मैं हमेशा इनसे यही कहता हूँ कि देखिए, एक तरफ डिनेस्टी, दूसरी तरफ कल्ट है। डिनेस्टी का भी ये भी होता है, कंटिन्यूटी होती है ना, प्यो पुत्र दादा परदादा चलते रहते हैं। हाँ, और साउथ एशिया के अंदर हमारी एक तारीख है कि बांग्लादेश में भी डिनेस्टी, श्रीलंका में भी डिनेस्टी, इंडिया में भी डिनेस्टी रही है बहुत अर्सा, पाकिस्तान में भी डिनेस्टीज़ चल रही हैं और ये डिनेस्टीज़ चलती हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट हो जाता है एक फैमिली। अमेरिका के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो कांग्रेस है, सेनेट स्पेशली, वहाँ जो है वहाँ कम से कम 30-40% जो सेनेटर्स हैं वो डिनेस्टिक है, उनके दादा परदादा और वालिद भी सेनेटर्स रहे हैं, फिर उन्होंने भी ये किया, मगर वहाँ कोई बात नहीं करता डिनेस्टी की। इसी तरीके के साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है यूके के अंदर, वहाँ भी वो लोग बैठे हुए हैं जो कि 200 साल से उनके फैमिलीज़ में से लोग आ रहे हैं, लॉर्ड्स बन रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब खान साहब समझें या ना समझें, चंद दिन रह गए हैं, ये अक्टूबर का ये महीना है, अक्टूबर के महीने के अंदर और नवंबर के पहले हाफ के अंदर बहुत कुछ हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता, तो देखना ये है। और मैं इधर कोई पेशन गोई नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे बड़ा खौफ है। मैंने एक पेशन गोई की है कि मुझे इतना खौफ है कि मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता। अगर खान साहब ने लॉन्ग मार्च की और तशद्दुद हुआ तो फिर इस मुल्क का बहुत नुकसान होने जा रहा है, बिकॉज फिर इस्टेब्लिशमेंट को कुछ फ़ैसले ऐसे करने पड़ेंगे जो वो मजबूरी के तौर पे वो करेंगे, मगर मुल्क के लिए और खान साहब के लिए वो अच्छे फ़ैसले शायद ना अप्रूव करें। ठीक है सेठी साहब, नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की और बड़े अरसे बात की गुफ्तगू, बड़ी लोग इसे बड़े डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, आप इसे किस एंगल से देख रहे हैं? कितनी अहमियत की हामिल थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है? देखिए, ये बातें मियाँ साहब कुछ अरसे से क्लोज सर्किट के अंदर लंदन में उनको जो लोग मिलने जाते थे वहाँ बहुत सी ये बातें करते रहे हैं, मगर अब उन्होंने जिसे कहते हैं ना खुल के ये बात कही है, और उन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कि इमरान खान के ज़माने में कितनी ज़्यादती होती थी और किस तरीके के साथ उनको, किस बेदर्दी के साथ, सोच समझ के साथ और एक साजिश के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, उनकी फैमिली के साथ किया गया। तो वो उन्होंने अपनी एक दास्तान सुनाई है, और इस वक्त मेरा ख्याल है ये सही वक्त पे उन्होंने ये बात कही है, बिकॉज लोगों को पता चलना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा के साथ और नून लीग के साथ पिछले 4 साल में कितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, और जिसके अंदर उन्होंने तो नहीं कहा, मैं कहता हूँ, जिसके अंदर जुडिशरी का भी रोल है, इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है और इमरान खान साहब भी रोल है। ये तीनों एक ही सफ़े पे थे और उस सफ़े की वजह से ये सब ज़्यादतियाँ हुई हैं। अब दोनों को तो एहसास हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट को भी और जुडिशरी को भी, कि शायद अब वक्त आ गया बैलेंस ठीक करने का। मगर जो 2 चीफ़ जस्टिस कर गए हैं, साकिब निसार साहब और खोसा साहब, उससे बड़ी ज़्यादती हो नहीं सकती थी। कि ये दिन आना था कि आज उमर अता बंदयाल साहब ये बात कह रहे हैं कि ये जो कानून है 62(1)(f) ही है ना, जी बिल्कुल, हाँ, ये जो है ये ड्रैकोनियन लॉ है, काला, और ये इशारा यही है कि इसको ख़त्म किया जाए। हालांकि इसी कानून के तहत उन्होंने लोगों को सज़ा भी दी है और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया है फॉर लाइफ। तो ये मतलब चलो मैं समझता हूँ देर आया दुरुस्त आया, मगर अभी थोड़ा से पहाड़ और भी पूरे क्लाइंब करने हैं ना, तो वो अब नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन ख़त्म होनी चाहिए ना, ये डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होनी चाहिए। आप कन्वेंशन वो उसकी बात करें, फवाद चौधरी साहब तो करें कि चार्जशीट तैयार होनी चाहिए, जो उन्होंने गुफ्तगू की है लंदन में, इतना कुछ कह दिया था। इस वक्त तो जो चार्जशीट्स तैयार हो रही हैं वो तो फवाद चौधरी साहब और उनके दोस्तों के साथ हो रही हैं। मेरा ख्याल है जो इन्होंने 4 साल लोगों को सबक सिखाने की कोशिश की, आज वो भुगत रहे हैं अपने वही सबक। ये तारीख़ का हिस्सा है, ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, ये नून लीग भी यही करती रही है, जनरल्स भी यही करते रहे, जजेस भी यही करते रहे, फिर सर्कल घूम फिर वही आता है। जो आप बीज बोते हैं ना, वो किसी न किसी वक्त ऐसा दरख्त है बन के आपके ऊपर गिरता है कि आपको समझ आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ हो रहा है, क्या वो भी इंतकामी कार्रवाई है या फिर नहीं? लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक से फिर वापस आके गुफ्तगू करेंगे।
वेलकम बैक। सेठी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र चूंकि चल पड़ा है तो उन पे एक बड़ा तगड़ा केस जो है वो बनाया गया है, एंटी करप्शन तगड़ा केस। क्योंकि ज़रा तगड़ा केस तो है, एंटी करप्शन का केस है तो तगड़ा तो होगा। और 2 प्लॉट्स लेने की, ब्राइब की बात की गई है, इसमें कितनी सदाकत है? क्या ये वाकईतन तगड़ा केस है या ये इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा है? नहीं, तुमने कहा ना तगड़ा है। मुझे तो केस देख के ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, तुम्हें पता है ये, फिर वो पुलिस वाले राब्ता नहीं कर रहे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे, पुलिस कुछ और कह रही है इस्लामाबाद की, एंटी करप्शन वाले कुछ और कह रहे हैं। अच्छा, नहीं, 2 इश्यूज है ना। एक तो ये है कि तगड़ा केस है या नहीं है, या इंतकामी कार्रवाई है, और अगर इंतकामी कार्रवाई है तो कामयाब होगी या नहीं होगी। तो पहले वो दूसरा वाला इशू ले लेते हैं। केस के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो इन्होंने FIR करा के और राना साहब के पीछे पुलिस भेज दी। पुलिस एक दफ़ा गई वहाँ कोसार थाने वहाँ करने के लिए। उन्होंने कहा आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। फिर वहाँ से पसपा होके वापस आ गए। फिर एक मैजिस्ट्रेट के पास गए और वहाँ से एक ऑर्डर ले लिया। पहले तो इन्होंने कहा कि उनको उनकी बेल कैंसिल, बेल ना हो, इश्तिहारी करार दिया जाए। उसने कहा नहीं, ये तो अभी प्रीमेच्योर है, अभी नहीं हम कर सकते। अरे आप जाएँ, आगे जाके देखते हैं, आप जाएँ और पकड़े उनको और देख लेते हैं फिर क्या है क्या नहीं, या बेल करा लेंगे वो। फिर ये गए और वहाँ जाके फिर पुलिस ने इनका घास नहीं इनको डाला, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा जाओ जाओ। तो फिर इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया, जी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ कुछ नहीं। ये वहाँ गए हैं 1 घंटे के अंदर, ये पहले ही इरादा यही था कि वापस आ जाऊँगे, शो कॉज जाइए तो सही ना, दिखाएं तो सही कि हम गए हैं। तो खैर कोई सारा ड्रामा था, ना ये होना था कुछ, ना होगा कुछ। तो अब सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह साहब, इनके लोग जो हैं उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं वाया FIA। लाहौर में एक साहब को अरेस्ट कर लिया है, हामिद ज़मान साहब को। एक तो किसी और के लिए वारंट निकले हुए हैं, एक और साहब हैं, और KP में भी वारंट निकले हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने अकाउंट्स खोले हुए थे अपने नाम पे, इंसाफ ट्रस्ट के नाम पे, जिसके अंदर ये 2-2, 3-3 लोग सिग्नेटरीज थे। और वहाँ से पैसे आए ये वोटन वगैरह से, वही जो इलीगल फंडिंग है, जो फॉरेन फंडिंग जो है, वहाँ से पैसे आए, बराह रास्त दिखाए नहीं गए, इनके अकाउंट्स में चले गए। वहाँ से फिर इन्होंने वो पैसे निकाल के और खान साहब की पार्टी को दिए। मगर कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, ना उन अकाउंट्स का दिखाया किसी को कि ये हमारे पैसे आए हैं या नहीं आए। तो ये वो केसेस बने हुए हैं। तो ये बड़े क्लियर कट केसेस हैं। ये प्रूव हो या ना प्रूव हो कि मनी लॉन्ड्रिंग थी या नहीं थी, मगर ये ज़रूर है कि आपने जो हकीकत थी उसको छुपाया। ये आपकी पार्टी के फंड्स थे, आपने बताया नहीं है। तो वो तो है, इस किस्म के 10-11 इस किस्म के अकाउंट्स हैं, या शायद 5-6 हैं, मगर 10-11 लोग इन्वॉल्व हैं। स्पीकर साहब हैं, असद कैसर साहब भी इन्वॉल्व हैं, वसूरी साहब भी इन्वॉल्व हैं जो बलूचिस्तान वाले हैं, इधर से कुछ 2-3 बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, और भी लोग हैं, असद उमर साहब भी इन्वॉल्व हैं। तो अब ये सबको पूछ होगी और इनके ऊपर केसेस बनेंगे। अब वो कहाँ जाते हैं केसेस, क्या होता है, वो तो बात की बात है, मगर होगा तो सही। बेलें हो जाएंगी, ठीक है, चलेगा, भुगतेंगे ही। आजकल यही इस PDM हुकूमत की यही स्ट्रैटेजी है कि घुमाया जाए इनको। नवाज शरीफ साहब ने अपने वो जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर ये कहा ना कि 200 और पता नहीं कितने दफ़ा हमें चक्कर लगाने पड़े अदालतों के। उन्होंने कहा 200 से ज़ायद हमारी हाज़िरियाँ और पेशियाँ हुई हैं, तो हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। तो अभी तो इनके साथ तो इब्तिदा हुआ है, अभी तो इनकी 10 पेशियाँ भी नहीं हुई। खान साहब तो 2-3 अदालतों में गए हैं, तो अभी तो बहुत रास्ता आगे, तवील रास्ता है, वो पूरा करना पड़ेगा। बाकी आप आइए, वो जो सवाल है कि जी ये केस क्या है, जो केस इनके ऊपर लगाया गया राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर, केस ये लगाया गया है कि जी आपने बहुत महंगे 2 प्लॉट्स लिए हैं, मगर आपने सिर्फ उसकी 18 या 20 लाख रुपए अदा किए, 2 कनाल, 2 प्लॉट से एक कनाल, और वो कोई हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंदर आपने ये किया है। दरअसल के वो जो वैल्यू है उस प्लॉट्स की वो बड़ी करोड़ों में है। तो ये आपको ब्राइब मिली है, क्योंकि आपकी वजह से, सिफारिश की वजह से इस हाउसिंग सोसाइटी को इजाज़त मिली थी, NOC मिला, और आपको ये ब्राइब के तौर पे ये 2 प्लॉट दिए गए, और आप दिखा रहे हैं कि इनकी वैल्यू है 18 लाख रुपए, हालांकि इनकी वैल्यू तो पता नहीं करोड़ों में। ये इल्ज़ाम है, और इसकी वजह से ऐसे लगता है कि आपको ये रिश्वत मिली है। प्रूफ नहीं है, बस ये मतलब ये तज्जिया किया जाए, मफरूज़ा है। हाँ, मफरूज़ा है। तो ये अच्छा, अब सूरत हाल क्या है कि थोड़ी सी तफ्तीश हमने भी की है कि ये कौन सी हाउसिंग सोसाइटी है। तो पता क्या चला है, और मैं आपको बड़े
कॉन्फिडेंस के साथ ये बता सकता हूँ कि ये हाउसिंग सोसाइटी बिस्मिल्लाह के नाम पे है और ये मुश्ताक साहब हैं जो कि इसके मालिक हैं। उन्होंने कल्लड़ कहार में जो सॉल्ट रेंज है वहाँ पथरी इलाका है, वहाँ कुछ उगता वुगता नहीं है, सॉल्ट है, पहाड़ है, वहाँ जाके उन्होंने पानी वानी भी नहीं है, वहाँ वाईफाई भी नहीं है, वहाँ जाके उन्होंने एक हॉलिडे रिजॉर्ट बनाने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि यहाँ बना लेंगे, लोग आएंगे, थोड़ा पहाड़ी इलाका है, यहाँ वो शूटिंग हंटिंग वंटिंग भी होती है थोड़ी बहुत पहाड़ों के अंदर, तो यहाँ वो जो स्पोर्ट्समैन हैं वो आके रहेंगे वहाँ। आज अगर आप जाएं, अच्छा वो फ्लॉप हो गई है वो हाउसिंग सोसाइटी, अच्छा वहाँ वो कोई नहीं चली, वहाँ किसी ने कुछ नहीं लिया। और राना सनाउल्लाह साहब ने दिखाया हुआ कि मुझे 8 लाख रुपए दिए मैंने इसके लिए, ये 8 लाख रुपए। तो अब राना साहब को तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये किस किस्म की ब्राइब थी या ये ज़्यादा पैसे चले गए राना साहब की जेब से मुझे लगता है। अच्छा, मगर वो कहते हैं कि राना साहब की जेब में ज़्यादा आए हैं, तो अब राना साहब को चाहिए ही जाके प्लॉट बेचें और जो उससे पैसे आते हैं वो पुलिस के गले में डालें और कहे ए लो गन्ना होर गन्ने चुपो तुसी। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है कि केस भी जब बनाते हैं इतना जाली केस बनाते हैं, इतना फ्रॉड केस बनाते हैं कि वो 1 सेकंड खड़ा नहीं हो सकता और एक्सपोज हो जाता है। मगर यही माहौल बना हुआ है इस मुल्क के अंदर कि पहले नून लीग के साथ नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ जो कुछ उन्होंने किया और अब ये राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ अटैक कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि राना साहब जो हैं वो अब तैयार बैठे हैं कि अगर आप लॉन्ग मार्च करते हैं तो फिर भुगतना पड़ेगा आपको पूरा माइट ऑफ द स्टेट, और इस दफ़ा आपको अदालत आपकी कोई रेस्क्यू नहीं करेगी क्योंकि अब हम सेक्शन 144 लगाया हमने, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको डिफेंड करेंगे। इन्होंने कोशिश की किसी तरीके से राना को नॉकआउट किया जाए, तो ये राना के ऊपर ये तो इस किस्म की थ्रेट्स आ रही हैं। मेरा ख्याल है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है ये केस। और जैसे ही पंजाब की हुकूमत तब्दील होती है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो देन वील टेक इट फ्रॉम देयर। बिल्कुल, और इस पे फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि उनको लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब शायद टैकल करने के लिए मार्च को मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन बहरहाल मार्च होगा भी या नहीं ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।